नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? जल्दी से सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएंगे। शीतल, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। पिंकू, अनिकेत, लक्ष्मी, अर्जुन, शिवालिका, राजपूत, वीर बाबू, कलश, कैलाश, नेहा यादव, नीतीश, आर्मी बॉय, मोहित, हार्दिक राजपूत, रोबिन, सौरभ, दर्शन रात, चलिए किरण। तो सब लोग कैसे हैं? विपिन जायसवाल, प्रतीक, पिंटू, रजनीश, सत्यम, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो जेठलाल जी अच्छे हैं आप? बढ़िया एकदम। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं स्वर, और स्वर के बारे में हमने जाना कि ये वो ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें कभी भी किसी की, प्यारे बच्चों, सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो बच्चों क्या होते हैं? स्वर होते हैं, है ना। और व्यंजन जो ध्वनियाँ होती हैं बेटा, उनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो हमने इनके बारे में ये जाना। ठीक है, मैं अच्छा हूँ बच्चे, आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो आते हैं प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, तो चलते हैं क्लास की तरफ। आइए। तो बच्चों, आज अंतिम डेमो है, और अंतिम डेमो क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली है, ठीक है गुरुजी, क्या उनकी क्लास यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे? किसकी बेटा? आपने ये तो बोला ही नहीं है। उनकी किसकी? बोलो भाई। उनका आपने बोला है, मुझे नहीं पता किसके बारे में आप पूछ रहे हैं। तो बच्चों, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास चल रही है, अंतिम क्लास है। आज आपको बता देता हूं फिर से। ठीक है प्यारे बच्चों, 11 बजे आपका कंप्यूटर चलता है, 12 बजे बच्चों जनरल इंटेलिजेंस चल रहा है, और 2 बजे आपकी हिंदी की क्लास हो रही है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और बेटा, रात को 8 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है ना। और क्लिनिकल एप्टीट्यूड की क्लास आपकी तब होगी शिवम सर की, जब वो कंप्यूटर को समाप्त कर देंगे। ठीक है ना बच्चों? तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज अंतिम डे है, लास्ट दिनांक है बच्चों, जिसमें आपको ये यूट्यूब पर क्लास मिल रही है। आज के बाद ये क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। फिर प्यारे बच्चों, ये क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, जो ऐप पर हुआ करेगी। अब फिर आपको बच्चों ये क्लास यदि लेनी है तो आप ऐप में जा करके प्यारे बच्चों उसको ले सकते हैं, है ना। और कल के बाद, सॉरी, आज के बाद ये क्लास आपको यूट्यूब पर नहीं दिखेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइएगा। तो बेटा, ये बैच का नाम अग्नि बैच है ना। और आज बच्चों इस पे लास्ट अंतिम दिन है, जिस पर 20% ऑफ है। आज के बाद बेटा ऑफ नहीं होगा। फिर आपको इसके लिए यदि लेना पड़ा इस बैच को तो बेटा पूरा 799 रुपये में मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चा लेना चाहता है बेटा, CAPF20 कूपन लगा करके आज रात 12 बजे तक ये 640 रुपये का आपको मिल जाएगा। और आज के बाद प्यारे बच्चों फिर आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे, जिसके लिए मतलब लगभग आपको 159 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बच्चे? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको जो मिलेगा वो लाइव क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट मिला करेगा, डाउट ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम के माध्यम से। ठीक है ना मेरे बच्चों? और क्लास नोट्स मिलेंगे PDF हाथ से लिखे हुए, है ना बच्चों। और बेटा, जो अनुभवी अध्यापक हैं वो आपके साथ हैं ही सब। आपने सबसे पढ़ ही लिया भाई, जो भी जिससे आपको पढ़ना था वो बच्चों आप जान सकते हैं। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, चलिए तो आगे चलते हैं आप। तो बच्चों, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो पेड क्लास का ऑप्शन आएगा। पेड क्लास का ऑप्शन खुल के आएगा। कौन सा क्लास लेना है? अग्नि बैच लेना है, तो उसके नीचे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर आप बाय नाउ करेंगे और फिर आपका अप्लाई कूपन वाला ये बेटा फोल्डर खुलेगा। फिर आप अप्लाई कूपन करना, अप्लाई कूपन में डालना CAPF20। ठीक है, अप्लाई कर देना, जिससे आपका पेमेंट प्यारे बच्चों कटने के बाद नजर आएगा आपको 640 रुपये। और 640 रुपये देने के बाद आप पे ऑनलाइन करके इस कोर्स को ले सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही मुझे बताना था। आज अंतिम दिन है, तो प्यारे दोस्त अंतिम दिन में आप इसको ध्यान रखना। ठीक है मेरे भाई? चलिए। तो बेटा, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, इनको वंदन करते हैं और आगे चलते हैं। आइए। तो बच्चों, ये मैं बता चुका हूं कि 2023 वाले पाठ्यक्रम में BSF ने बेटा क्या क्या कराया था, है ना। इन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन हमको मिले हैं। तो बच्चों, ये सिलेबस आपके सामने है, अच्छे से आप लोग ध्यान रखना और पढ़ाई करना। ठीक है भाई? वेरी गुड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हेडिंग डालेंगे वर्णमाला। ठीक है ना? वर्णमाला मेरे बच्चों। और वर्णमाला की बेटा आज ये कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। तो आपको अच्छे से पता है
कि बेटा हम तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं और इसमें बच्चों हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे स्वर। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? स्वर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जाना है कि स्वरों को हमने बच्चे 3 भागों में विभाजित किया था मात्रा के आधार पर। लेकिन हमारी वर्तमान हिंदी में जो केवल आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वर कितने प्रकार के हैं, तो आप केवल बताएंगे मेरे बच्चे कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, मूल स्वर और दीर्घ स्वर या संधि स्वर। ठीक है बच्चों, तो ये बेटा दोनों प्रकार से आप लोग याद रखना। ठीक है भाई, अब एक बात आती है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे जो मैंने कल नहीं बताया था, आज उसको बेटा उसी से शुरुआत करता हूं कि ये पूछा जाएगा, बताइए लेखन की दृष्टि से। ठीक है, लेखन की दृष्टि से, जय श्री राम भाई हर्ष भारद्वाज, लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है और उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो बच्चों आइएगा, नंबर 1 आप लिखेंगे, लिखिए लेखन की दृष्टि से, लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है बेटा? 11 होती है, याद रखना। क्लियर है ना? याद रखना, अच्छे से आपसे पूछा जाएगा कि लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या बताइएगा, तो आपको बताना है जी 11 होती है। और आपके सामने है 11 कौन कौन सी होती है बेटा, जो मैं आपको बता चुका हूं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है मेरे बच्चों, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि। ठीक है मेरे भाई, ए से एड़ी, आई से ऐनक और बेटा ओ से ओखली होता है, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते थे। औ से औरत होता है। ठीक है ना? और बेटा आगत स्वर इनमें कभी नहीं गिना जाता है, वो आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे भाई एक क्वेश्चन मेरा आपसे बनता है कि ये बताओ, लेखन की दृष्टि से हमारे स्वर 11 हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से केवल 10 स्वरों का ही आपको प्यारे बच्चों ब्यौरा मिलता है। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से केवल आपको 10 ही स्वर मिलते हैं। तो 10 स्वर वो कौन कौन से होते हैं? ऐसा एक कौन सा एकमात्र स्वर है जो लेखन की दृष्टि से तो माना जाता है, उच्चारण की दृष्टि से नहीं माना जाता? वो कौन सा है बच्ची? रुचि चौहान, उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। उच्चारण की दृष्टि से 10 हैं, लेकिन एक ऐसा स्वर बताओ जो उच्चारण में नहीं लिया जाता लेकिन लेखन में लिया जाता है, उसको शामिल किया गया है। मनीषा शेखावत, ए बेटा, ए आंसर गलत होता है आपका। शिवाय सिंह, आंसर ए गलत हो जाता है। ठीक है, वंशिका, सभी प्यारे बच्चे जिन्होंने ए आंसर दिया है उनका आंसर बेटा रॉन्ग होता है, गलत होता है। ठीक है, वेरी गुड। आइए, तो मैं बच्चों आपको एक बात बताता हूं, लिखेंगे उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है बेटा? 10 होती है। यहां तक तो आपने सबने बहुत अच्छा आंसर दिया, बड़ा अच्छा लगा कि यहां तक आपने आंसर बहुत बढ़िया दिया है। लेखन में 11, उच्चारण में 10। ठीक है, ठीक है भाई। आलोक जाडौन, बेटा यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो इसलिए नहीं आ रहा है, आप दिमाग नहीं लगा रहे हैं समझने के लिए। इसमें क्या समझना है? मैंने कहा है लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है, बस। और बेटा उच्चारण जिन्हें केवल बोला जाता है हिंदी में, वो केवल 10 होते हैं। अब तुम्हें एक बात पूछनी चाहिए कि जी हमें यह बता दो कि वो एक स्वर कौन सा है जिसको उच्चारण में नहीं लेते। तो बेटा एक आंसर वो जो होगा आपका, वो होगा रे ऋषि, क्योंकि रे ऋषि बेटा हिंदी का स्वर नहीं होता, वो स्वर होता है संस्कृत का, और इसे अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, केवल हम इसे बोलचाल में प्रयोग अपने सहायता के लिए करते हैं, लेकिन उच्चारण में इसका कोई मोल यहां पर नहीं माना जाता। ठीक है, लेखन में माना जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लिख देना, लिख सकते हैं रे ऋषि को उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला में
या वर्णमाला मतलब ये भाषा लिखी दृष्टि से हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। ठीक है भाई, नहीं किया जाता है क्योंकि यह स्वर संस्कृत भाषा का होता है, संस्कृत भाषा का होता है। क्यों नहीं किया जाता बेटा? क्योंकि यह स्वर संस्कृत भाषा का होता है, इसलिए इसको नहीं करते। ठीक है सर जी, आज पता पड़ गया यह बैच रिकॉर्डेड नहीं है। अच्छा आलोक, आप इसका मतलब एक मेरी परीक्षा ले रहे थे। अरे भाई बड़े तेज बच्चे हो यार। ऐसी बात नहीं है भाई, RW झूठ नहीं बोलता यार। ठीक है ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा RW कभी झूठ नहीं बोलता, जैसा आपसे बोलता है वही करता है, ये कभी आप दिल में मत रखना। ठीक है ना मेरे बच्चे? ठीक है, तो बच्चों ये चीज आप ध्यान रखेंगे और प्यारे बच्चों लिख देंगे ईश्वर को अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है। ईश्वर को अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है मेरे भाइयों, अब तो बात समझ में आ गई। ठीक है ना? तो बेटा याद रखेंगे, इस स्वर को आप उच्चारण की दृष्टि से, आपसे यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा स्वर उच्चारण की दृष्टि से प्रयोग नहीं होता हिंदी में, तो आप बता देना रेरिसी कभी नहीं होता। लेखन में उसका प्रयोग किया जाता है लेकिन उच्चारण में नहीं किया जाता। बस ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार बच्चों क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, और किसी के मन में कोई बात हो तो बताइए बच्ची। कर देंगे ना? चले आगे। अब बच्चों नंबर दूसरा हम इसके बारे में एक भेद जानते हैं। आगे बच्चों स्वरों के बारे में लिखेंगे, जाति के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं बेटा? बताएगा कोई मुझे? जाति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? बोलो बच्चों, सबका आंसर आना चाहिए। मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलना है ना, अलग करोगे तो फिर तो आप पीछे पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे। मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलो, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो कितने होते हैं सर? एक डाउट है। मनीषा बेटा, शेखावत बोलिए, आपका डाउट क्या है बताइए। क्वेश्चन बेटा बनेगा नहीं, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले, बताइए कि भाई हिंदी भाषा में लेखन की दृष्टि से कितने स्वर हैं, तो आप कह देंगे 11 स्वर हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिया उच्चारण में कितने प्रयोग होते हैं, तो आप कह देंगे केवल 10 होते हैं। कि कौन सा नहीं होता? रेरिशी नहीं होता, बस, है ना? बेटा अंगा और अहा जो है ना, वो बेटा अयोग वाह स्वर होते हैं, अयोग वाह वर्ण है वो। हाँ, बताओ बच्चों, किसी का कोई डाउट, किसी के मन में कोई विवाद है तो बेटा बोलिए। सर थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया करो। प्रीवियस क्वेश्चन भाई, पहले इसको समझाऊंगा फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, है ना? फिर आप लोग स्वयं आंसर देंगे तभी तो अच्छा लगेगा यार। अब मैं सपोज करो पहले आपको प्रीवियस करा देता, आपको पता है नहीं टॉपिक के बारे में कि भाई कहां से कैसे क्वेश्चन कौन सा बनता है, तो फिर आप क्या बताते? आपको पता ही नहीं होता उसका आंसर। पहले आप मान लो मैंने आपसे कहा कि ये खाना रखा है, इसको खा करके ये बताना टेस्ट कैसा है, और मैंने आपको खाना खाने से पहले ही ये पूछने लगूं कि ये बताओ टेस्ट कैसा है, तो तुम कहोगे सर अभी खाया तो है ही नहीं, अभी कहां से बता दूं? क्यों सिद्धार्थ, बता दोगे बेटा? यही तो कहोगे सर पहले खिलाओ तो सही, तभी तो बताऊंगा टेस्ट कैसा है। अभी तो मैंने मुंह में एक टुकड़ा भी नहीं तोड़कर अंदर डाला है ना, पहले मुंह से चबाऊंगा, जब उसका टेस्ट लूंगा फिर आपको बताऊंगा मीठा है या खट्टा है। ये मानते हैं नहीं बच्चों? तो बेटा जब तक हम किसी चीज को खाते नहीं तो हमें टेस्ट का पता नहीं होता, जब तक हम किसी चीज को पढ़ते नहीं, किसी टॉपिक को, किसी सब्जेक्ट को, किसी अध्याय को पढ़ेंगे नहीं, तो हमें उसके क्वेश्चनों के बारे में कैसा पता चलेगा, है ना? तो याद रखो इस चीज को आप लोग। चलिए
तो बच्चों आपको आंसर देना है कि जी दो भेद होते हैं जाति के आधार पर, कि दो भेद होते कौन कौन से हैं, अब ये और बता दो। तो बेटा दो भेद होते हैं, नंबर एक तो होता है आपका विजातीय, विजातीय स्वर, ठीक है, या पहले सजातीय को लीजिए, विजातीय तो बाद में उसमें बताऊंगा, विजातीय स्वर, ठीक है मेरे बच्चे। तो बेटा विजातीय से ही आपको पता चल रहा होगा कि विजातीय स्वर वो होते होंगे जो भिन्न भिन्न जाति से बनते हैं, वही विजातीय होते हैं। सजातीय तो समान जात से बनते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। सजातीय, सजातीय स्वर, और नंबर दो हो गया मेरे बच्चों विजातीय स्वर, ठीक है। तो ये दोनों स्वरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, विजातीय और सजातीय, सजातीय और विजातीय, कैसे याद कर लो, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए मेरे बच्चे तो नंबर एक डालेंगे आप लोग विजातीय स्वर, सॉरी पहले सजातीय पढ़िए, विजातीय बाद में पढ़ाएंगे भैया, बार बार विजातीय आ जाता है ऊपर। समान जात के जो स्वर होते हैं लिखेंगे वे स्वर, लिखेंगे वे स्वर, वे स्वर जिनका निर्माण, जिनका निर्माण समान जात के, समान जात के स्वरों से होता है, होता है, वे स्वर सजातीय स्वर कहलाते हैं, सजातीय स्वर कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। कौन से कहलाते हैं भैया, वो सजातीय स्वर कहलाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई, बात समझ में आई बच्चों, कि जिन स्वरों का निर्माण समान जात के स्वरों के मेल से या समान जात के स्वरों से होता है वे स्वर सजातीय कहलाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं, कौन कौन से, तो मान लो बेटा मैंने ए का मेल, नंबर एक, ए का मेल किससे किया, ऐसे किया, तो दोनों समान जात के हैं, दोनों समान स्वर है ना, कोई सा अलग अलग तो नहीं है, एक जैसे है ना दोनों स्वर, बोलो, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे, हाँ, तो इसके मेल से मेरे बच्चों कौन सा स्वर बनता है, जब ए का मेल ऐसे हो जाएगा तो बेटा आ बनता है, तो ये स्वर सजातीय स्वर हो जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा इन्हें शैवर्ण भी कह देंगे यार, समान वर्ण से बनता है तो है ना, शैवर्ण भी बोल देंगे, एक बच्चा करे जा रहा है कमेंट, ये भी याद रखो, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों मान लीजिए मैंने आगे दूसरा स्वर उठाया, नंबर दो, मैंने कहा छोटी ई का मेल आप छोटी ई से करो, ठीक है, तो बेटा इन दोनों के मेल से क्या बनेगी, बड़ी वाली ई बनेगी, तो बच्चों बड़ी ई बनी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी सजातीय स्वर कहलाएगी, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया ऑफिशियल आकाश। नंबर तीन बच्चों, छोटे ऊ का मेल आपने छोटे वाले ऊ से कर दिया, और इन दोनों के मेल से क्या बना, बड़ा वाला ऊ बन गया, तो बेटा वो भी सजातीय स्वर कहलाया ना, ठीक है, वो भी क्या कहलाया मेरे बच्चों, बड़ा वाला स्वर भी सजातीय कहलाया ना, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सजातीय स्वरों का, स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे, सजातीय स्वरों की संख्या 3 है, और कौन कौन से होते हैं, आ होता है, बड़ी ई होती है, और बड़ा वाला ऊ होता है, ठीक है, 3 होते हैं, बोलो बच्चों बोलो बच्चों। और बेटा लिख देना इन्हें मूल सजातीय स्वर भी कहा जाता है, लिख दिए बच्चों, इनको मूल सजातीय स्वर भी कहा जाता है ना, मूल सजातीय व दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब भाई दीर्घ क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि बेटा ये दीर्घ तो स्वर हैं, क्योंकि ये दीर्घ तो है, आ भी दीर्घ स्वर है, 2 मात्रा का समय लगता है, बड़ी ई भी और बड़ा ऊ भी,
तो दीर्घ स्वर है बेटा, इनको मूल सजाती है, वह मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार आप याद रखना, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, कर देंगे बच्चों क्लियर। अब आते हैं बच्चों इसके दूसरे वाले भेद पर, जो विजातीय होता है। नंबर 2 डालेंगे आप लोग विजातीय स्वर। नंबर 2 डालिए बच्चों विजातीय स्वर। विजातीय से ही पता चल रहा है, या बेटा इसको आप अश्वर्ण भी कह देंगे, अश्वर्ण, ठीक है। विजातीय स्वर कॉमा अश्वर्ण, ठीक है। तो बच्चों इसके बारे में एक छोटी सी परिभाषा लिखेंगे कि वे स्वर जो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग स्वरों के मेल से बनते हैं, वे स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो लिखिए बच्चों, वे स्वर जिनका निर्माण भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग जाति के, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से होता है, वे स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं। वे स्वर विजातीय स्वर कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेटा बात समझ में आई? वे स्वर कौन से कहलाते हैं? विजातीय स्वर कहलाते हैं। मतलब विजातीय क्यों हुए? क्योंकि अलग अलग जाति के स्वर होंगे। एक ए होगा, दूसरा ई होगा, एक ए होगा, दूसरा ऊ होगा, तो दोनों समान तो नहीं हुए, अलग अलग हुए ना। जब दोनों अलग अलग जाति के स्वर हैं तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सी बात है कि भैया वो दोनों विजातीय स्वर इसलिए हैं क्योंकि दो अलग अलग स्वरों के मेल से एक स्वर बना है और दो अलग अलग जाति के स्वरों का योग हुआ है, ठीक है। ओके तिवारी सर, पहली बार क्लास करने आया हूं। अच्छा भाई, बहुत बहुत बधाई आपकी। चलो आ गए तो आप आइए बच्चे। तो प्यारे बच्चों देखो, उदाहरण में आप समझेंगे, मैं बताता हूं कौन कौन से होते हैं वो, प्यारे बच्चों जानिएगा। तो बेटा मान लीजिए आपने ए का मेल किससे किया? छोटी वाली ई से कर दिया। तो देखो ये अलग स्वर है, ये अलग स्वर है, दोनों अलग अलग है ना, उच्चारण भी अलग अलग होता है और जाति भी अलग अलग दोनों की। ये ए जाति का है, ई जाति का है ना, क्लियर सी बात है। तो इन दोनों के मेल से प्यारे बच्चों क्या बना? ए बनाना। रिजवान अली बेटा नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे यार, ठीक है। आगे मेरे बच्चों ए का मेल आपने किससे कर दिया? ए से कर दिया। तो देखो ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, दोनों भिन्न हुए ना। तो मेरे बच्चों इनके मेल से क्या बनेगा? आपका आई बनेगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। फिर प्यारे बच्चों आपने ए का मेल किससे किया? आपने ए का मेल छोटे वाले ऊ से कर दिया, छोटे वाले ऊ से कर दिया। तो बच्चों इन दोनों के मेल से क्या बन गया? ओ बन गया। ओ क्या बन गया भैया? ओ बन गया, ठीक है। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे ए का मेल आपने ओ से कर दिया तो बेटा इन दोनों के मेल से औ बन गया। क्या बन गया भैया? औ बन गया। तो मुझे ये बात बताओ, यहां भी अलग जाति, दोनों अलग अलग जाति के हैं, यहां भी दोनों अलग अलग हैं, यहां भी दोनों अलग अलग हैं, यहां भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। यहां ए और ई है, यहां ए है और ए है, यहां ए और ऊ है, यहां ए और ओ है, तो अंतर हुआ ना। तो दोनों में जब अंतर है मेरे बच्चे, दोनों अलग अलग जाति के हैं, भिन्न भिन्न स्वर हैं, तो बेटा इनके मेल से जो स्वर बने ये वाले, ये बेटा विजातीय स्वर कहलाए। और इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या बेटा 4 हो गई। 4 कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 4 हो गई। और बेटा इन्हीं जो ये मेल किया है ना आपने, ऐसे ही मेल से मैं आपको आगे संधि भी पढ़ाऊंगा, ये काम आएंगे बहुत ज्यादा, याद रखना, ठीक है। तो मेरे बच्चों
आप लिखेंगे इनको मेरे बच्चों विजातीय स्वर, विजातीय स्वर। ठीक है, और इनको बेटा एक अन्य किस नाम से भी जानते हैं बताइए? इन्हीं को ही प्यारे बच्चे हम संयुक्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। नहीं बेटा सचिन साख्या, ए और आ विजातीय नहीं बेटा, वो नहीं होगा अलग। ए और आ का मेल कभी होता ही नहीं है, वो तो बेटा दोनों दीर्घ हो जाते हैं बस, दोनों मेल होकर के, वो तो संधि में बनता है वो नियम। जो ए और आ का मेल कर रहे हो ना, वो बेटा विजातीय नहीं बन रहा है, वो तो एक बड़ा और एक छोटा मिलकर के बड़ा हो जाता है। तो मेरे बच्चों इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें बेटा विजातीय स्वर या प्यारे बच्चे संयुक्त स्वर कहते हैं, अच्छे से याद रखना। क्लियर है? वेरी गुड, समझ में आ गई बच्चों? बेटा शिवा सिंह, वो हम संधि में आती है, यहां पर नहीं होता उसका नियम कुछ भी। जैसे आप ए का बड़ी से मेल कर रहे हैं ना मेरे भाई, वो बेटा ए का मेल बड़ी या छोटी से होने पर ए बनता है, वो बेटा संधि में नियम काम करता है, यहां पर नहीं करता। और वो विरुद्धी संधि होती है, सॉरी हाँ विरुद्धी वाली, वहां पढ़ेंगे इस चीज को, अभी यहां पर पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मेरे बच्चों यहां तक की बात बताओ किसको समझ में नहीं आई? कर देंगे ना क्लियर आप लोग एकदम बढ़िया से? चले आगे। हाँ संयुक्त स्वर, संधि नहीं बेटा, संधि में आप यहां पर संधि स्वर मत कीजिए, इनको संयुक्त स्वर के नाम से याद रखो, वरना फंस जाओगे। ये क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस प्रकार, वो देगा निम्न में, देखो बेटा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, निम्न स्वरों में से, स्वरों में संयुक्त स्वर कौन सा होगा? संयुक्त स्वर ज्ञात करें या संयुक्त स्वर बताओ। ऐसे आपको एक आंसर दे, क्वेश्चन देगा और आपसे कहेगा ऑप्शन ऐसे देगा, आ, बी देगा बच्चों आपको आई, सी देगा आपको बड़ी ई, और डी देगा मेरे प्यारे बच्चों आपको बड़ा वाला ओ। तो आपसे पूछेगा कि बताइए निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? निम्न स्वरों में संयुक्त स्वर बताओ, ऐसे क्वेश्चन आपको देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भैया इसमें आंसर हमारा बी वाला राइट होता है। कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? बी वाला। वेरी गुड, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा? दूसरा क्वेश्चन ऐसे होगा, एक आगत स्वर के ऊपर देता हूं, निम्न स्वरों में, निम्न स्वरों में आगत स्वर कौन सा है? क्वेश्चन मार्क लगा दिया और 4 आंसर बना देगा आपके सामने। अब चारों में से आपको बताना है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए दे देगा आ या ओ दे देगा, बी आंसर प्यारे बच्चों आपको क्या दे देगा? वो आई दे देगा, सी आंसर प्यारे बच्चों आपको वो आ दे देगा, और डी आंसर आपको प्यारे दोस्तों वो क्या दे देगा? आ। आपसे पूछेगा निम्न स्वरों में आगत स्वर बताइए। आगत स्वर कौन सा बताओगे? आगत मतलब आया हुआ, जो विदेशी है, जो अंग्रेजी भाषा का है। आपको अच्छे से बताया है मैंने कि बच्चों ये जहां भी आपको प्रयोग हुआ दिखेगा, जहां भी इसको प्रयुक्त किया जाएगा, वहां पर बच्चों इससे बनने वाला शब्द हमेशा क्या होगा? वो अंग्रेजी भाषा का होगा, लेकिन वो हिंदी में जू का तू प्रयोग किया जाता है ना? तो याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चों डी वाला लॉक कर देना और आगे बढ़ जाना, है ना? और मैंने आपको यह भी बताया था कल वाली क्लास में कि ये किस किस के बीच की आवाज होती है ना? तो बच्चों आपको अच्छे से पता है मेरे बच्चों, ये आ और बेटा ओ के बीच की निकली हुई आवाज होती है, इन दोनों के बीच से निकलती है। ये आवाज भी आपको पता होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में बनती है ध्वनि। ठीक है, कर दोगे ना क्लियर सभी लोग? चलिए, तो मेरे बच्चों ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है भैया। अब चले आगे, यहां तक बात आपकी स्पष्ट हो जाती है, यहां तक की बात क्लियर होती है मेरे बच्चों। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे प्रियतन के आधार पर स्वर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। नंबर नेक्स्ट बच्चों, आगे चलते हैं, लिखेंगे प्रियतन के आधार पर
ठीक है, प्रियतन के आधार पर स्वरों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया बेटा? तीन भागों में विभाजित किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रियतन के आधार पर। अब तुम एक जगह फंस जाओगे। तो अब तुम्हें तो ये याद रहेगा कि भैया सर ने तो क्लास में केवल प्रियतन बताया था यार। अब उसने लिख दिया उच्चारण के आधार पर। उसने यदि उच्चारण लिख दिया फिर क्या करोगे आप? तो बेटा वहां ये बात भी ध्यान रखना, वहां पर प्यारे बच्चों उच्चारण के आधार पर भी आपको मिल सकता है। तो आप इस बात को भी लिख लेना कि उच्चारण के आधार पर भी स्वरों के तीन भेद होते हैं। बेटा दोनों प्रकार से आपको याद रखना ये बात है ना, कभी आप ध्यान रखो प्रियतन में केवल होते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहां तक अच्छे से याद रखनी है। अब आपसे कहीं से भी पूछे तो आपको तुरंत आंसर दे देना है, ठीक है ना, कि तीन होते हैं जी। बस दोनों प्रकार से ध्यान रखना, कभी एक ही प्रकार से याद रखो। एग्जामिनर तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए तो बेटा तीन कौन कौन से होते हैं वो आप जानेंगे। आइएगा, नंबर एक होता है मेरे बच्चे जीवा के आधार पर। जीवा जानते हैं? ये जो हमारी जीवा है इससे जो बेटा ध्वनि निकलती हैं वो आपको पता होना चाहिए। नंबर एक लिखेंगे मेरे बच्चों जीवा के आधार पर स्वर, ठीक है। तो जीवा के आधार पर स्वर, ठीक है मेरे बच्चे। और इसके कितने भेद होते हैं? जीवा के आधार पर कितने भागों में बटा होता है स्वर? बता देगा कोई बच्चा मुझे? मेरे बच्चों याद रखना तीन भाग होते हैं, जो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तीनों बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है ना मेरे भाई। आगे आता है बच्चों नंबर दो। नंबर दूसरा लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे बेटा मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वर, ठीक है। मुखाकृति समझते हैं? एक में तो मुख हमारा पूरा खुल जाता है, एक में थोड़ा आधा खुला रहता है, एक में बिल्कुल बंद सा दिखेगा, एक में हल्का सा खुला दिखेगा, जिससे हम सारी आवाजों को बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों इसके आधार पर बेटा चार भागों में बटे होते हैं, चार भागों में। यह भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि जीवा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप कहेंगे तीन भागों में। मुखाकृति के आधार पर या मुख द्वार खुलने के आधार पर, है ना। आपसे ऐसे भी पूछ ले भाई, वो भी तो पता होना चाहिए, सीधी सीधी बात थोड़ी पता होनी चाहिए। मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर, ठीक है ना बच्चों। ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आपको पूरी तरह से परफेक्ट रहना है भाई। आगे आता है मेरे बच्चों नंबर तीन। नंबर तीसरा क्या होता है भैया? वो होता है मेरे बच्चों जो हमारे होठ होते हैं ना, ये होठ कुछ स्वरों के उच्चारण में गोल हो जाते हैं, कुछ के में गोल नहीं होते, ठीक है बेटा। विरतमुखी और अविरतमुखी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो लिख देंगे ओष्टाकृति के आधार पर, ठीक है, लिख देंगे ओष्टाकृति के आधार पर स्वर। तो बेटा कितने भागों में बटे होते हैं? केवल दो भागों में, जिसमें विरतमुखी और अविरतमुखी होते हैं, ठीक है। तो बेटा आपको याद रखना है प्यारे बच्चों दो भागों में। तो यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई।
उच्चारण के आधार पर पूछे जब भी 3 बताना, प्रियतन के आधार पर पूछे तब भी 3 बताना, और फिर बेटा आपसे वो अंदर जाकर पूछने लगे कि ये बताओ जीवा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप 3 भागों में बताना। मुख आकृति के आधार पर पूछे कि मुख कैसे खुलता है, किसमें ज्यादा खुलता है, किसमें कम खुलता है स्वरों के उच्चारण में, तो वहां बेटा आप 4 बताना। ठीक है, वेरी गुड। और प्यारे बच्चे यदि होठों की स्थिति के आधार पर पूछे तो वहां भी मेरे बच्चों आप 2 बताना। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गई बात, क्लियर कर देंगे आप लोग, कर दोगे ना, कभी भी गलती नहीं होने की भाई, याद रखना। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इसके आधार पर सारी चीजें बता रहा हूं, आप समझेंगे अच्छी से। चलिए, तो नंबर 1 डालेंगे बेटा आप लोग जीवा के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर जो बेटा कितने हैं, 3 है। अब वो 3 कौन कौन से हैं ये भी तो पता होना चाहिए। नंबर 1 होता है बेटा अग्र, अग्रभाग। तो क्या इसमें आपको मुझे कुछ लिखवाने की जरूरत है कि जो स्वर जीवा के अगले भाग से उच्चारित होते हैं या बोले जाते हैं? ठीक है, ठीक है बेटा, तो लिख देंगे। इसके आगे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा, कभी आप ये कहोगे भैया सर ने लिखवाया नहीं, लिखेंगे जो स्वर जीवा के आगे वाले भाग से उच्चारित किए जाते हैं, है ना, या उच्चारित होते हैं अग्रस्वर कहलाते हैं, अग्रस्वर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं वो? अग्रस्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं भैया, बताएगा मुझे कोई? बताएगा मुझे कोई कौन कौन से होते हैं? बेटा वो 4 स्वर होते हैं केवल आपके, दोनों ई और दोनों ए और आई। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन से हैं? ई, एक तो होता है बेटा छोटी वाली ई, उदाहरण में लिख देंगे आप लोग कि आपसे पूछा तो जाएगा, अग्रस्वर से बोले जाने वाले अग्रजीवा के अग्रभाग से ई, बड़ी ई, ए और प्यारे बच्चों आई। ठीक है, ये होते हैं हमारे 4 स्वर, जीवा के अगले भाग से बोले जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। अब नंबर 2 होता है बेटा हमारा मध्य भाग। नंबर दूसरे पर आएंगे प्यारे बच्चों मध्य भाग। मध्य का मतलब समझते हैं? मध्य का मतलब क्या होता है बेटा? बीच वाला। ठीक है, मध्य का मतलब है मेरे बच्चों बीच वाला। बेटा ये क्या कह रहे हो? नस, बेटा हिंदी में बोलो, आप क्या बोल रहे हो, इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा आपका। नक्शा के आधार पर कह रहे हैं, किसके आधार पर? नाक के आधार पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बेटा लिखेंगे जीवा के बीच वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर, जीवा के बीच वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर। ठीक है, वो बेटा कौन से स्वर होते हैं? मध्य स्वर होते हैं, है ना। नासिका के आधार पर, बेटा नासिका के आधार पर कौन से स्वर को करोगे वीर बहादुर सिंह? अभी नाक के आधार पर कौन सा स्वर बोलेंगे आप? नाक के आधार पर तो बेटा कोई नहीं है। अभी इसके बाद मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि 11 स्वर कहां कहां से उच्चारित होते हैं, ये भी रुक जाओ बेटा अभी। ठीक है, तो मेरे बच्चों मात्र एक स्वर होता है आपका ए, एकमात्र स्वर होता है बेटा ए, जो बीच वाले भाग से बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। चलो
बेटा आलोक, प्रियतन नहीं जानते आप? प्रियतन का मतलब जिन्हें आप बोलने के लिए बेटा अपने मुख से, अपने किस 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 भाग से उनको उच्चारित करते हैं। आलोक, उजाला, उजाले मेरे दोस्त, प्रियतन होता है वो, कि प्रियतन हम किस स्वर को कहां से, मुख के किस भाग से बाहर निकालते हैं। ठीक है, वो मेरे प्यारे बच्चे। ये सब बेटा बेसिक शब्द पूछ रहे हैं आप। चलिए, तो बच्चों एकमात्र होता है आपका ए। आगे चलते हैं। नंबर तीसरा जो स्वर है वो होता है बेटा पश्च स्वर। पश्च स्वर होता है ना बच्चों, जो पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, है ना बेटा। पश्चिम भाग जो होता है हमारा, अग्र भाग होता है अगले स्वर आगे वाला, पश्चिम भाग होता है पीछे वाला, मध्य होता है बीच वाला, पश्चिम भाग। तो इसके बारे में भी लिख देंगे, जो स्वर जीवा के पीछे वाले भाग से उच्चारित होते हैं, जो स्वर जीवा के पीछे, लिखिए पश्चिम मत लिखिए वरना सभी पश्चिम को नहीं समझते, पीछे वाले भाग से उच्चारित किए जाते हैं या होते हैं। ठीक है, वो पश्चिम स्वर कहते हैं। ठीक है बेटा सचिन साख्या, अभी आपने पीछे एक चीज पढ़ी थी कि उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं, तो रे ऋषि को क्यों करोगे आप उच्चारण? रे ऋषि को तो उच्चारण में लेना ही नहीं है हमें यार, है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसके लिए मैं आपको एक काट बताऊंगा, एक चाबी दूंगा खोलने के लिए, उससे आप खोल करके अंदर चले जाना। ठीक है, हाँ। तो बच्चों वे स्वर लिख देंगे जो पश्चिम भाग से होते हैं। उनमें बेटा पहले तो आपका आ स्वर आ जाएगा। ठीक है, दोनों ई दोनों ए आप पढ़कर आए हैं, ए आप पढ़कर आए हैं। ठीक है ना। फिर प्यारे बच्चों आपको देखना है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और प्यारे बच्चे औ। ठीक है भाई, ये हो गए हमारे पांचों स्वर पश्चिम भाग से। अब एक बात और याद रखो, हमने एक आगत स्वर पढ़ा था, कभी हमसे वो पूछने लगे एग्जामिनर कि आगत स्वर का और बताओ मुझे, मुख के जीवा के किस भाग से लेते हैं उसको, किस भाग से उच्चारण करना है उसका। ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको याद रखना ये आगत स्वर भी पीछे से ही बोला जाएगा, है ना। लॉक कर देना, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई इत्तेफाक रख सकता है एग्जामिनर सोचे कि यार बच्चे को फंसाना चाहता है, वो फंसाना चाहे तुमको और तुमसे कहने लगे कि चलो यार ये बताओ कि जो आगत स्वर होता है एक, उसको जीवा के किस भाग से उच्चारण करते हैं उसका बताना जरा, तो आप तुरंत बता देना कि जी पश्चिम भाग से करते हैं, पीछे से निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि सर जो ए और ओ के मेल के बीच की आवाज है वो, तो सर वो जब वही पीछे से निकलती है तो वही आगे से क्यों निकल जाएगी, वो भी पीछे से निकलेगी, इसलिए उसको सर हम पश्चिम भाग से ही बोलेंगे यदि हमें अ स्वर का कहीं प्रयोग करना है तो। वेरी गुड। और अंग्रेजी के जो शब्द हैं जो बेटा अ स्वर के माध्यम से बनते हैं वहां पर किया भी जाता है, समझेंगे आप लोग। अब मेरे बच्चों आपका जो डाउट था एक बच्चे ने अभी किया है, इस डाउट को पहले क्लियर कर लीजिए। तुमने कहा कि सर जी ये बताओ ये रे ऋषि को कहां से बोलेंगे, ये रे ऋषि को तो आपने बताया नहीं, उनकी 10 स्वर के बारे में बता दिया। ठीक है, तो मेरे बच्चों याद रखना है जो रे ऋषि जो होता है ना, ये पहले तो बेटा उच्चारण वाले स्वरों में शामिल नहीं होता। ठीक है, यदि शामिल कर भी लिया जाए कि जी चलो इसको भी कर लो, और सपोज करो एग्जामिनर एक बार पूछने लग जाए कि चलो ये बताओ लेखन में तो आप प्रयोग करते ही हो इसको, कि जी हां करते हैं, तो फिर ये भी बता दो कि यार इसे बोलोगे कहां से आप, लेखन में कब हाथ से लिखते हो तब भी तो हमारे मुख से एक आवाज निकलती है री की, कि हाँ सर निकलती तो है, तो भैया इसको फिर आप किस भाग के किस भाग से, मुख के किस भाग से बाहर बोलोगे, जीवा से कहां से उच्चारण करोगे इसका, तो ये भी चलो याद रखो, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बेटा इसे विशेष करके लिख लेना, बस विशेष करके, है ना। वैसे उसे उच्चारण में शामिल मत करना कभी भी, ठीक है, कभी भी शामिल मत करना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि पेपर में कभी पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो बेटा याद रखेंगे इसकी जो ध्वनि होती है ना मेरे बच्चों, तुम्हें पता है री संस्कृत के शब्दों में लगा मिलता है, इसके नीचे वाला ऐसे लगती है इसकी मात्रा, जैसे आप लगाते हैं श्रृंगार, ऐसे, है ना बच्चों, ऐसे ही तो लगाते हो इसे नीचे हमेशा रे को,
तो बेटा इसकी जो आवाज है रे और छोटी वाली ई के मेल से निकलती है, तो लिख देना ये भी जीवा के आगे वाले भाग से उच्चारित किया जाता है। ठीक है, याद रखना। तो बेटा इस पहले री के बारे में आपको ये पता होना चाहिए इसकी उच्चारण ध्वनि है क्या, ये रे और छोटी वाली ई के बीच की आवाज है री। ठीक है, और लिख देंगे यह है स्वर, यह है स्वर जीवा के, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं बेटा, जीवा के अग्रभाग से उच्चारित होता है, उच्चारित होता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ये बात बेटा ध्यान रखना अपनी जानकारी के लिए। बोलो। नहीं बेटा सुमित जी, जीडी में क्या है, जीडी में केवल 4-5 टॉपिक होते हैं यार, सारी शब्दावली आती है, इसमें तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको, है ना। इसमें तो यार विशेषण है, संज्ञा, सर्वनाम, बहुत सारी चीजें अलग मिलेंगी। उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर होता है यार, थोड़ा सा होता है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ बेटा ये अनुनासिक जो है ना दर्शन, ये मैं आपको अयुग वा वर्ण पढ़ाऊंगा, अंगा और अहा, वहां पर बताऊंगा, इसे यहां पर नहीं है इसका मतलब। ठीक है चलो, तो भैया ये बताओ यहां तक की बात सबकी समझ में आ गई क्या? तो बेटा बताओ यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है? बोलो, स्पष्ट है ना? ऐसा नहीं है कि मुझे आज ये क्लास खत्म करके तुम्हें सारी चीज एकदम बतानी, नहीं यार, अभी पेपर तुम्हारा डिसाइड नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज पहले आपको समझ आनी चाहिए, एक एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, तभी पढ़ने का मजा है। नहीं वरना यार क्या फायदा पढ़ने का, कोई फायदा थोड़ी है। ऐसे तो किताबों में लिखी पड़ी है पूरी वर्णमाला, वहां से हम पढ़ लेंगे, पेज ही तो पलटने हैं, वहां से 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे। भाई हमें पता चलना चाहिए। ठीक है, अब तुमने जैसे तुम्हारे मन में डाउट आया कि सर री को कहां से उच्चारण करेंगे यदि करना पड़ गया तो, यदि एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया तो हम तो बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उच्चारण में तो केवल 10 स्वर हैं, 11वें को तो लेखन में लेते हैं बस, उच्चारण में कोई प्रयोग करने को बोला ही नहीं जाता। तो आपको ये चीज ध्यान रहनी चाहिए, ये चीज आपको पता लगना चाहिए कि भैया ये रे ऋषि जो होता है इसकी आवाज रे धन छोटी वाली ई के मेल से बनती है, और इसकी भी आवाज प्यारे बच्चे हम कभी बोलेंगे तो जीवा के अग्र वाले भाग से ही बोलेंगे। तो ये आपको जानकारी होगी, तो पेपर में आप झट से आंसर लगाएंगे और आगे निकल जाएंगे। और यदि आपको पता नहीं हुआ तो भाई एक बात जानते हो आप लोग, है ना, क्लास में हमने भी यार, मैं भी आपकी तरह एक दिन विद्यार्थी रहा हूं, ऐसा थोड़ी कि मैं एकदम यहाँ बोर्ड पर आकर खड़ा हो गया। मैंने भी आपकी तरह अपने गुरु से शिक्षा पाई है, मैंने भी पूछे थे क्वेश्चन, मैंने भी अपने डाउट क्लियर किए थे, है ना। यदि डाउट क्लियर मैं ना करता तो तुम्हारा कहां से करता। ठीक है, और मेरे बच्चों एक बात मैं आपको जो सच बताना चाहता हूं, कड़वा सच क्या है देखो जी, कभी भी कोई भी व्यक्ति पूरे सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कभी भी। यदि वो माने कि मैं सर्वगुण संपन्न हूं तो वो उसके दिमाग का वहम है, वो उसका अंधकार है। ठीक है, एक अध्यापक, एक टीचर पूरे जीवन विद्यार्थी रहता है, नई नई चीजें सीखेगा और आकर के क्लास में बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो तो भगवान ने उसे पूरा दिमाग दे दिया एक बार में, उसके अंदर तो सारी चीज समा गई। कह रहे कैसे समा गई यार? कंटेंट बेटा अपडेट होता है, बहुत सारी चीजें हैं, मुझे भी पढ़ना पड़ता है तुम्हारे लिए, तुम्हें फिर पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो मैं भी अटक जाऊंगा, मैं कहां से बता पाऊंगा इन चीजों को जब मैं खुद ही नहीं जानूंगा तो, है ना। तो अध्यापक को तो पूरे जीवन विद्यार्थी बनकर रहना पड़ता है, और तभी वो सारी चीजें समझ पाता है, तभी वो सारी चीजें समझा पाता है और बता पाता है बच्चों को। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो मेरे भाई आपसे पूछा जाए कि पश्चिम भाग से कितने स्वर बोले जाते हैं? आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, इसकी आवाज थोड़ी लंबी खींचेगी, गुरु स्वर है, दीर्घ स्वर है, ओ हो गया और औ हो गया। और कभी आपसे पूछ लिया है कि आगस स्वर भी बताइए तो उसको भी आप बता देना। ठीक है, बोलो, बात क्लियर? तो प्यारे बच्चों 1 मिनट में मैं आपको इसका पूरा रिवीजन करा देता हूं, इससे आगे की मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वरना बेटा क्लास पूरी करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मेरे बच्चों मैंने आपको बेटा बता दिया, वर्णमाला लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या 11 होती है, उच्चारण की दृष्टि से 10 होती है। किसको शामिल नहीं किया जाता? रे ऋषि को, क्योंकि यह संस्कृत भाषा का स्वर होता है, इसे अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। अपनी सहायता के लिए इसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, अन्यथा यह संस्कृत का स्वर है, हिंदी का है भी नहीं। ठीक है मेरे बच्चों,
फिर बेटा जाति के आधार पर स्वर आपसे पूछे जाएं तो दो बता देना, सजातीय और विजातीय, बस। और बेटा सजातीय स्वर वो होते हैं जिनका निर्माण समान जाति के स्वरों के मेल से होता है, ठीक है, जिनकी संख्या बेटा क्या है, केवल 3 है। ठीक है मेरे बच्चों, कितनी है इनकी संख्या, 3 है। और कौन कौन सी है, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनको बेटा मूल सजातीय व मूल दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। वेरी गुड। फिर प्यारे बच्चों आपको विजातीय स्वर के बारे में बताना है। विजातीय का मतलब है अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हुए स्वर। ठीक है मेरे बच्चों, तो बच्चे आप बता देंगे कौन कौन से होते हैं, ए, आई, ओ, औ, इनको विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर की संज्ञा दी जाती है। संज्ञा का मतलब बेटा नाम होता है, याद रखना है ना। कभी आप यीशु सर संज्ञा संज्ञा बोल रहे हो आप, संज्ञा का मतलब क्या है, संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी का नाम है तो उसकी संज्ञा है, वरना उसकी कोई पहचान ही नहीं है। तो मेरे बच्चों आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया, इस लिहाज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आइएगा। और प्रियतन के आधार पर या बेटा उच्चारण के आधार पर, जिन्हें हम बोलने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको हम कहां कहां से उच्चारण करते हैं, मुख के किस किस भाग से बोलते हैं। तो मेरे बच्चों उच्चारण के आधार पर भी 3 ही भेद बताना और प्रियतन के आधार पर भी 3 ही भेद बताना। कभी आप फंस जाओ कि यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो बेटा जीवा के आधार पर स्वर 3 भागों में बटे हुए हैं, मुखाकृति के आधार पर 4 भागों में, और बेटा होठों की स्थिति के आधार पर, ये हमारे होठ जो हैं इन्हें ओष्ठ कहते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर 2 भागों में। तो यहां तक की बात प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाई है। और जीवा का अग्रभाग से बोला जाने वाले स्वर छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई होता है। पश्च से मात्र एक स्वर बोला जाता है, ए, जो बेटा उदासीन होता है। मैंने आपको बताया है हर वर्ण के अंदर ये विराजमान होता है, उसकी कुंडली में बैठा रहता है। ठीक है मेरे बच्चों, और पश्च स्वर बेटा जीवा के पीछे वाले भाग से उच्चारित किए जाएंगे, जिनकी संख्या आपको पता है 5 होती है। और मेरे बच्चों कभी आपसे विशेष रूप से पूछ लिया जाए कि आगत स्वर भी बताइए, तब आप आ बताएंगे, वो भी पश्च से। और रे ऋषि को पूछा जाए तो वो भी बेटा अग्रभाग से बोला जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास यही थी। और किसी बच्चे को कोई भी मुझसे सहायता चाहिए, किसी प्रकार की प्यारे बच्चों आपका सुझाव हो, तो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखना। ठीक है मेरे बच्चों, तो लव यू प्यारे बहन भाइयों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।